उनकी क्या राय? देखिए, इस वक्त जैसा कि हम देख सकते हैं, हर बीतता दिन आपको चुनाव के नज़दीक लेकर जा रहा है। भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, वक्त है अभी, लेकिन इसी वक्त का सदुपयोग करते हुए सबको अपनी तैयारी करनी है, कमर कसनी है जीत के लिए। क्योंकि आपको विपक्ष में बैठना किसी को पसंद नहीं, चाहे वह तेजस्वी हो, चाहे कोई भी हो। ऐसी सिचुएशन में हर कोई जीत के लिए अपने बड़े चेहरों को आए कर रहा है, जिसमें अगर हम बात करें, एनडीए में 3 चेहरे इस समय काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार। वहीं महागठबंधन से तेजस्वी यादव काफी लोकप्रिय हैं। इन सब के बीच एनडीए दल से ही नीतीश के बाद उनके बेटे निशांत को लेकर चर्चा उठी कि क्या निशांत भविष्य में राजनीति में दिख सकते हैं या नहीं दिख सकते। वैसे तो ये महज एक कयास भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे पहले भी कयास लगते रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के वक्त भी लगे थे, उससे पहले भी, क्योंकि 49 वर्ष के अब निशांत हो चुके हैं। अगर अब वो राजनीति में आते हैं तो काफ़ी वक्त उन्हें लगेगा दांवपेच सीखने में। और जिस उम्र से नीतीश ने राजनीति शुरू कर दी थी, 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, बड़े पदों पर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं निशांत वहाँ पर मात खा जाएंगे। फिलहाल बात आती है चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, एक समय लगा था कि वो नीतीश कुमार के लिए फिर से मुश्किलें बढ़ा देंगे साल 2020 की तरह, लेकिन हाल ही में उन्होंने मुलाकात करके ऐसा यहाँ पर संदेश दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी टकराव नहीं, कैसी भी यहाँ पर जो मनमुटाव की स्थिति है उसकी शंका किसी के मन में ना जाए, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही मुलाकात करी। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने तुरंत मुलाकात करी। सर, क्या ये देखने को मिल सकता है कि चिराग पासवान जेडीयू के लिए, या ये बोले बीजेपी और आरएसएस के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान खतरा, अगर उनकी राजनीतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई या उस पर रोक नहीं लगाई गई तो खतरा जरूर बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि 2022 के समय जब नीतीश महागठबंधन में आ गए थे, उस वक्त भी चिराग बीजेपी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे, एनडीए का साथ दे रहे थे, मोदी जी का साथ दे रहे थे, मोदी जी के हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। तो बीजेपी और आरएसएस के लिए तो शायद खतरा ना के बराबर है, क्योंकि 2020 की भी अगर हम समय की बात करें तो उन्होंने जो अपने कैंडिडेट उतारे थे, उन्होंने कैंडिडेट नीतीश को टारगेट करने के लिए उतारे थे, टारगेट बीजेपी नहीं थी। यही कारण था कि जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी की सीटें गिरावट तो देखी गई थी, लेकिन उतनी नहीं, लेकिन नीतीश की सीटें तो लगभग आधी हो गई थी। तो वो चीज़ हमने नोटिस करी थी कि बीजेपी के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ा सकते। अब नीतीश कुमार पर टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, कहावत है एक अनार 100 बीमार वाली। तो कुर्सी पर सबकी नज़र है, अब वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, कितने भी आप नाम लीजिए, सबकी नज़र सीएम कुर्सी पर है। सबको पता है कि एक बार ये पावर हाथ में आ गई, सत्ता हाथ में आ गई, तो बहुत से नेता पाला बदल कर हमारे साथ आ जाएंगे, सत्ता के साथ आ जाएंगे, हमारे साथ नहीं, हमारे पास जो पद होगा उसको देखते हुए हमारा साथ देंगे। ये बात वो भली भांति जानते हैं। इसी वजह से नीतीश ने, जब उनको कभी उप प्रधानमंत्री पद के ऑफर मिले, यहाँ तक कि इंडिया अलायंस से 2024 के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री पद तक के भी ऑफर सुनने में आए थे, उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, उस पर कोई बात ही, कोई विवाद नहीं छिड़ने दिया। क्योंकि अगर वो बात करते तो शायद वो मुद्दा हावी बनता, और ऐसे में सब कहते थे कुर्सी से इस्तीफा दो मुख्यमंत्री की, जाओ बनो प्रधानमंत्री, तो वहां पर मामला शुरू हो जाता। लेकिन नीतीश ने कभी उस मुद्दे को हवा नहीं दी। लेकिन अब बात आती चिराग की। जैसा कि मैंने कहा, निशांत 49 साल के हैं, निशांत अब राजनीति में आएंगे तो वक्त लगेगा, क्योंकि एकदम से कोई मुख्यमंत्री उनको नहीं बना देगा, और अगर बना भी देंगे तो बहुत से उनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन चिराग मौजूदा स्थिति में बिल्कुल सही पड़ाव पर है, कैबिनेट मंत्री हैं, लोकसभा चुनाव लड़े, बिहार में एकमात्र नेता जिनका स्ट्राइक रेट 100% रहा, यानी 5 सीटों पर लड़े, 5 जीत गए। बीजेपी की भी अगर हम बात करें, इतनी बड़ी पार्टी है, करीब 16-17 पर लड़ी और 12 सीट जीती। 3-4 सीटों का जो नुकसान हो, वो नुकसान तो हुआ ना, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में चिराग पासवान बेहतर है। तो ऐसे में चिराग पासवान, अगर उनकी इच्छा है सीएम बनने की या डेप्यूटी सीएम बनने की, तो वहां पर अगर बात आई तो वो नीतीश के लिए फिर से खतरा बन सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी उनको कोई ऑफर दे देती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि नीतीश भी हमारे लिए जरूरी है, चिराग भी जरूरी है, तो ऐसे में बीजेपी जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। बिल्कुल, जैसे कि अब बात चल रही है बीजेपी की, तो सर हमने देखा कि जो बीजेपी है उनके नीतीश को काफ़ी इस बार शायद वोटों में गिरावट आ सकती है, हम देख सकते हैं, क्योंकि चाहे वक्फ का मैटर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर का, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि उन्होंने सीज फायर के बाद से बीजेपी के लिए काफ़ी गुस्सा लोगों के मन में आ गया है कि सीज फायर, क्योंकि जब हम पाकिस्तान पर कब्जा करने ही वाले थे, या बोले कि पाकिस्तान को ध्वस्त करने ही वाले थे, उस समय सीज फायर हो गया। तो इस पर आपकी क्या राय होगी कि बीजेपी का क्या राय होगी? देखिए, ये हालिया मुद्दे हैं और पूरे देश के मुद्दे हैं, मतलब इसका असर हर राज्यों पे पड़ेगा, हर राज्य के चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। लेकिन चुनाव बिहार में इसी साल,
तो इस मामले पर अगर हम देखें वक्फ का मामला, मुस्लिम वोट बैंक की जब बात आती है, तो अगर 2020 के आंकड़े देखें तो आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया था कि मुस्लिम वोट बैंक उतना भी नहीं मिला था। मतलब करीब 11-12 सुनने में आया था कैंडिडेट उतारे थे जेडीयू ने मुस्लिम अल्पसंख्यक सीटों पर, लेकिन जीता एक भी नहीं। और फिर उनको जो बसपा के जमा खान थे उनको अपने पाले में शामिल कराना पड़ा ताकि उनको अल्पसंख्यक मंत्री पद दिया जा सके। तो यहाँ तक नौबत आ गई थी, यानी कि पहले से ही वो समाज या वो समुदाय लालू यादव की तरफ ज्यादा झुकाव रखा है। बात आई धोखे की, तो देखिए नीतीश कुमार की छवि एक समाजवादी नेता के रूप में है जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। नीतीश कुमार को सेक्युलर नेता के रूप में देखा जाता है। वहां पर सवाल उठने शुरू हुए कि नीतीश चुप क्यों है। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूं तो नीतीश सिर्फ वक्फ मामले पर ही नहीं, बहुत से मामले पर चुप है। क्यों? क्योंकि बता रहा है कोई वो अचेत अवस्था में है, वो बीमार हैं, वो नहीं बोल रहे, मंच पर आते हैं तो अलग अलग अटपटे व्यवहार करते हैं, उस पर सवाल उठते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की सक्रियता कई मुद्दों पर कम देखने को मिली। बजट पेश होता है तो उस वक्त वो अपनी बात रखते हैं, विधानसभा के सत्र होते हैं तो अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बयान ज़्यादा नजर नहीं आते। उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास कार्यों पर टिका रहता है, ऐसा एनडीए का कहना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार अफसर चला रहे हैं, सरकार अधिकारी चला रहे हैं, उनको जो बयान देना होता है, उनको जो ट्वीट करना होता है वो भी उन्हें बताया जा रहा है, उनको जितनी जानकारी दे दी जाती है बस उन्हें उतना पता होता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यही आरोप प्रशांत किशोर ने भी लगाया, पप्पू यादव ने भी लगाया, तेजस्वी ने भी लगाया, कांग्रेस ने भी लगाया। तो ऐसे में चाहे वक्फ मामले की बात करें, सीज फायर की बात करें, अब सीज फायर की बात आती है तो क्या ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर का जो मुद्दा है, क्या उसका असर बिहार नतीजों पर पड़ेगा? तो देखिए अभी मैं जैसा कहा कि चुनाव होने में वक्त है, 5-6 महीने का वक्त है, और सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। तो हो सकता है चुनाव से 2-3 महीनों पहले कोई बड़ा ऐलान कर दे, कोई बड़ी घोषणा कर दे जिससे जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले, इन मुद्दों को दबा दे, ठंडे बस्ते में चले जाएं मुद्दे, तो वहां पर से गेम चेंज हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने नीतीश के बारे में बोल दिया, निशांत के बारे में बोल दिया, इस पर एक सवाल और उठता है कि क्या निशांत कुमार का सीएम फेस पर आना और बिहार में जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उनकी जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी का होना, उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आना, क्या इन सब का एक पहलू सीएम फेस के ऊपर जो निशांत कुमार दिन बर दिन सक्रिय होते जा रहे हैं, इस पर क्या निशांत कुमार के रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है सीएम फेस? देखिए निशांत कुमार से जब उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में ही पूछा गया, क्योंकि उनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता कि उनके पिता एज अ मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पूछा गया, उनके पिता के बारे में पूछा गया कि क्या आपके पिता स्वस्थ हैं, तो उन्होंने खुद ही ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पिता एकदम स्वस्थ हैं और अगले 5 साल तक आराम से सरकार चला सकते हैं। अब 5 साल बाद क्या होता है वो तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि भविष्य की गर्भ में सब फैसले निर्भर हैं। अब ऐसे में बात आई निशांत की कि क्या नीतीश खुद उन्हें आय कर देंगे। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स तो सामने आई कि भाई बस भतीजा बदल गया है, चिराग आ गए हैं तेजस्वी की जगह, और चिराग निशांत को सपोर्ट करेंगे, चिराग डेप्यूटी सीएम और निशांत सीएम। तो ये कयास देखिए, कभी कोई कहता है कि निशांत मंत्री बनेंगे नीतीश की सरकार में, कभी कोई कहता है निशांत डेप्यूटी सीएम बनेंगे, कभी कोई कहता है कि नीतीश कुमार लालू यादव से हाथ मिलाएंगे तो तेजस्वी सीएम बनेंगे और निशांत डेप्यूटी सीएम बनेंगे। अब कोई कह रहा है कि चिराग डेप्यूटी सीएम बनेंगे, निशांत सीएम बनेंगे, कोई कह रहा है कि निशांत सिर्फ अभी राजनीति में आएंगे, पार्टी संभालेंगे, सरकार में नहीं जाएंगे, पार्टी के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे, पार्टी के सीनियर नेताओं ने आगे की रणनीतियां बताएंगे, उन्हें बताएंगे, अपने पिता के साथ समय बिताएंगे ताकि वो समय का सदुपयोग करते हुए अपने पिता से राजनीतिक दांव पेच सीखें, क्योंकि वो कभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए। वो तो इसी साल देखने को मिल रही उनकी एक्टिवनेस, इसी साल कई बार कई मौक़ों पर देखने को मिले, नारे भी लगे, उस पर उन्होंने मना नहीं करा। तो नारे लगना एक आम बात है, क्योंकि किसी भी राजनेता के परिवार का कोई भी सदस्य आ गया है उसका नाम के नारे लगते हैं। अब उत्तर प्रदेश जाइए, अखिलेश यादव की बेटी हो गई, वो भी कभी मंच पर जाते हैं तो नारे लगते हैं उनके नाम की, भले वो राजनीति में ना आए हों। तो ऐसे में निशांत को सीएम फेस बनाना या उनके पिता के स्वास्थ्य पर सवाल उठाना, अब जब सामने से उनकी पार्टी और उनका बेटा खुद ही कह रहा वो स्वस्थ हैं और डॉक्टरों का इस पर कोई बयान नहीं आ रहा, तो किसी का मन नहीं पड़ा जा सकता। ऐसे में इस मुद्दे को शायद विपक्ष हवा देगा क्योंकि उनको फायदा है, लेकिन पक्ष इसको दबाने की कोशिश करेगा। बीजेपी के बिहार के लिए क्या भूमिका? देखिए बीजेपी इसमें बिहार में अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट करना चाहती है, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड 3 ऐसे राज्य हैं बीजेपी के लिए जो लोकसभा की सीटों के मामले में भी ज़्यादा हैं
और विधानसभा के मामले में अगर मैं झारखंड को छोड़ दूं तो महाराष्ट्र और बिहार बहुत बड़ी भूमिका में, 288 और 243 सीटें। तो इसी आधार पर बीजेपी की इंटेंशन यही है कि जैसे महाराष्ट्र में अपना सीएम बना लिया, वैसे बिहार में भी अपना सीएम बना, क्योंकि बिहार में अपना सीएम नहीं बना पा रहे हैं। नीतीश खुद 20 साल से हैं, उनसे पहले राबड़ी देवी, लालू यादव, ये सब हमें सीएम पद पर, तो बीजेपी नहीं आ पा रही है सीएम कुर्सी तक। आंकड़े भी अच्छे हैं, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। नीतीश की पार्टी से तो इस समय काफी अच्छे आंकड़े देखने, लेकिन उसके बावजूद तो उनकी शायद कोशिश यही रहेगी कि वहां तक पहुंचा जाए, कुर्सी तक पहुंचा जाए। गठबंधन में सरकार रही है सत्ता में, क्योंकि सत्ता में रहे। अब नीतीश का जब लगता है कि यहाँ पर खतरा है तो तुरंत ही पाला छोड़ देते हैं, बीजेपी बैठी रह जाती है। तो बीजेपी की प्रायोरिटी रहेगी कि पहले उतनी सीटें जीते जो अकेले दम से सरकार बना ले। बिल्कुल। एक लास्ट प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मोदी और कांग्रेस को देखा जाता है, मोदी और राहुल गांधी को देखा जाता है, वहीं बिहार में नीतीश और तेजस्वी को आमने सामने देखा जाता है। तो इसमें इनकी बिहार में जो विपक्ष की भूमिका है तेजस्वी की, वो काफ़ी दलितों की तरफ से देख लें या अल्पसंख्यक की तरफ से देख लें, काफ़ी महत्व बताई जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जाती है। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो कितना साथ है कितना नहीं, वो तो नतीजों पर पता चलेगा। क्योंकि इस समय एनडीए की भी कोशिश है कि जितने भी अल्पसंख्यक दलित वोट बैंक है सबको लुभाया जाए, क्योंकि एक दो वोट बैंक से बात नहीं बनने वाली। महिला वोट बैंक तो उनका मजबूत है ही खैर आंकड़ों के आधार पर, लेकिन दलित, अल्पसंख्यक और तमाम समुदाय को भी बीजेपी साध रही है। अब शाहनवाज हुसैन की बात कर ले, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो बीजेपी की तरफ से समय समय पर अपनी बात रखते हैं, उस समुदाय को साधते हैं। अब इन सब के बीच अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी और नीतीश आमने सामने हैं, तो देखिए चाचा और भतीजे की लड़ाई होगी। चाचा के पास एक्सपीरियंस 20 सालों का है, तो जब बात तजुर्बे की आएगी, एक्सपीरियंस की आएगी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी मात खाएंगे ही। भले ही युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग, लोकप्रियता ज्यादा हो जाए, लेकिन जब बात वोट देने की समय की बात आएगी तो उस समय मैटर करता है कि जनता तेजस्वी का तब साथ देती है या नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि हमें पता चला कि तेजस्वी के साथ जनता खड़ी होती है या नहीं, ये तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ही देखे जाएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव को 4 महीने भी मात्र नहीं बचे हैं। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि बिहार की सियासत किस तरीके से रुख सामने रखती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।